वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम भारत का संवैधानिक विकास या भारतीय संविधान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, अर्थात भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है या पृष्ठभूमि क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और भारत के संवैधानिक विकास को दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक है जब कंपनी का शासन है और दूसरा है ताज का शासन। तो कंपनी के शासन के अंतर्गत जब कंपनी का भारत में शासन था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तब कौन कौन से कानून लाए गए। इसके बाद देखा जाएगा कि 1858 में क्या होता है कि लाया जाता है भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, और इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो कंपनी का शासन है अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है उसको समाप्त कर दिया जाता है और सीधे किसका नियंत्रण हो जाता है, भारतीय मामले में सीधे नियंत्रण हो जाता है क्राउन का या ब्रिटिश ताज का नियंत्रण हो जाता है। तो ब्रिटिश ताज का जब नियंत्रण होगा तब कौन कौन से कानून आए उस समय इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कंपनी के शासन के अंतर्गत जो भी कानून लाए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कंपनी के शासन के अंतर्गत जो पहला कानून लाया गया वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और इसी के माध्यम से क्या किया गया कि पहली बार कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है, रेगुलेट करती है या नियंत्रित करती है, पहली बार इसी एक्ट के माध्यम से। इसके बाद अगला जो कानून आया 1781 का सुधार एक्ट लाया गया। फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इसके बाद चार चार्टर एक्ट लाए जाते हैं, जिसमें 1813 का चार्टर एक्ट है, 1793 का चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है और 1853 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उसमें कौन से प्रावधान किए गए इनके बारे में जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने से पहले क्या करेंगे, हम जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा समझ लें। तब हम समझेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम शुरुआत करते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, यानी यहाँ पर एक महारानी है जिनका नाम है एलिजाबेथ। कहाँ की महारानी है, ब्रिटेन की। और ब्रिटेन की महारानी है, वह क्या करती हैं, एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी है एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें क्या है, कई लोगों का शेयर है। इसमें क्या है, कई लोग शेयर धारक हैं। होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको अनुमति मिल जाती है, इनके द्वारा एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा अनुमति मिल जाती है कि भारत में क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में क्या मिलता है, व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होता है। और यह अधिकार कितने समय तक दिया गया, 15 वर्ष के लिए क्या कर सकती है कंपनी, भारत में 15 वर्ष के लिए भारत में व्यापार कर सकती है, भारत में व्यापार कर सकती है। आगे क्या किया जाता है, इस कंपनी को लगभग 1608 के आसपास इस कंपनी को असीमित समय के लिए कर दिया जाता है कि अब कंपनी क्या करेगी, असीमित समय के लिए व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया कंपनी को। तो पहले कितना प्राप्त होता है, 15 वर्ष के लिए। अब चूंकि यहाँ पर इस कंपनी को अनुमति मिल गई कि भारत के साथ क्या है, व्यापार करने के लिए, और यह कंपनी क्या है, यहाँ पर अनुमति मिलती है 1600 के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास मिलती है, और कंपनी का आगमन यहाँ पर 1600 ईस्वी का आसपास होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन कंपनी क्या करती है, आगे चलकर भारत के जो राजनीतिक मामले में, भारत के जो पॉलिटिकल अफेयर उसके मामले में क्या करती है, हस्तक्षेप करती है।
और यहाँ पर पॉलिटिकल या राजनीतिक मामले में जब हस्तक्षेप करेगी, और इस में क्या होता है कि पहली बार उसको यहाँ पर सफलता मिलती है। और यह क्षेत्र कौन सा है? बंगाल में। बंगाल में इसको सफलता मिलती है राजनीतिक मामले में पहली बार। और यहाँ पर इनको 2 युद्ध करना पड़ता है कंपनी को। एक था 1757 का प्लासी युद्ध, और दूसरा है 1764 का बक्सर का युद्ध। तो 2 युद्धों के माध्यम से कंपनी को क्या होता है? इस क्षेत्र में नियंत्रण हो जाता है। यानी यह कौन सा क्षेत्र है? बंगाल का। तो यहाँ पर कंपनी जो जिसका प्राइमरी टारगेट क्या था? भारत के साथ व्यापार करना। लेकिन क्या करती है आगे चलकर कालांतर में यह कंपनी नियंत्रण कर लेती है राजनीतिक मामले में। तो यहाँ राजनीतिक नियंत्रण हो जाता है कंपनी का। नियंत्रण के बाद क्या होगा कि यहाँ पर गवर्नर बनता है लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है किसको? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया इस क्षेत्र का। और इसके द्वारा लागू किया जाता है द्वैध शासन की शुरुआत होती है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन का अर्थ हुआ कि एक है जो प्रशासनिक मामला है, इस क्षेत्र का जो प्रशासनिक मामला और इस क्षेत्र का जो राजस्व मामला है, इनको अलग किया गया। राजस्व नियंत्रण, राजस्व किसके नियंत्रण में था? कंपनी के नियंत्रण में था। तो यहाँ जो कंपनी का जो नियंत्रण है किस पर है? राजस्व पर। जबकि प्रशासनिक मामले पर यहाँ का जो घोषित किया गया, जो राजा घोषित था, या जो यहाँ का प्रशासनिक मामला, यहाँ का जो शासक है उसके नियंत्रण में रहा किया गया। तो जब यहाँ राजस्व नियंत्रण हो जाएगा कंपनी का, तो कंपनी क्या करती है? लूटपाट करना प्रारंभ कर देती है। और जब लूटपाट शुरू हो जाता है इस क्षेत्र में या द्वैध शासन के माध्यम से, तो कंपनी क्या है कि जो यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कंपनी का, क्योंकि यहाँ पर जो भी गवर्नर आ रहे हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वह क्या कर रहे हैं? लूटपाट कर रहे हैं। तो इस प्रकार कर्मचारी की इनकम बढ़ रही है, आय में वृद्धि हो रही है, वह अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन कंपनी क्यों भ्रष्टाचार के कारण जो कंपनी है वह क्या हो रही है? धरातल में जा रही है, धरातल में जा रही है। तो द्वैध शासन के माध्यम से यहाँ के जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, इनके द्वारा क्या किया गया? लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया गया। अब क्या होगा कि जब इसकी सूचना यहाँ पर पहुँचेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब इसकी सूचना पहुँचेगी, तो क्या करेगी? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वह कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या कंपनी को कुछ नियंत्रण करने के लिए एक एक्ट पारित करती है। और वह पहला एक्ट कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो पहला एक्ट क्या लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। वह कब लाया जाता है? 1773 में लाया गया। का प्रयास किया कि किस प्रकार कंपनी आती है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, जो कि जिसका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? भारत के साथ व्यापार करना। लेकिन क्या करती है? अब राजनीतिक मामले में नियंत्रण करने प्रारंभ कर देती है। और उसको पहली सफलता कहाँ मिलती है? बंगाल क्षेत्र में। तो राजनीतिक नियंत्रण होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर लूटपाट की जाएगी, और इस कारण से जो कंपनी है, कंपनी इस रसातल में जाने लगी, कंपनी की स्थिति डैमेज होने लगती है। और यहाँ के जो अधिकारी हों वह क्या है? अमीर होते जा रहे हैं। तो अब जब इसकी सूचना ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुँचेगी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्या करेगी? जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको नियंत्रित करने के लिए पहला एक्ट कौन सा लाती है? रेगुलेटिंग एक्ट लाती है। तो इस प्रकार पहली बार नियंत्रित करने के लिए लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट को जानने से पहले कुछ थोड़ा बहुत और जान लें कंपनी के बारे में, हम जान लें। तो कुछ कंपनी के बारे में क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या कुछ लोगों का इसमें क्या है? शेयर है, या कुछ क्या है इसमें? शेयर धारक है, शेयर धारक है। इस कंपनी में जिनका क्या है 500 पाउंड या उससे अधिक का जिसका शेयर है इस कंपनी में, जिस व्यक्ति का, उसे कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहा गया, उसे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहा गया, उसे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहा गया। तो 500 पाउंड या उससे अधिक जिसका शेयर है उसे कहा गया
कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, और यही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर क्या करती है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करती है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करती है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, कंपनी के मामले में कंपनी को नियंत्रित करने वाली क्या है, एक सर्वोच्च संस्था है, एक सर्वोच्च संस्था है। तो यहाँ पर जो कंपनी का प्रशासन है किसके द्वारा चलाया गया, जो सर्वोच्च संस्था है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा चलाया जाएगा। वहीं भारत में इसका प्रशासन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जो यहाँ पर गवर्नर बनाए जाते थे उनके द्वारा चुना जाएगा। तो कोर्ट जो कंपनी है उसका शासन दो जगह से चलाया जाएगा, एक है ब्रिटेन में बैठकर कुछ लोग चलाएंगे और कुछ लोग क्या है भारत में बैठकर चलाएंगे। भारत में किसके द्वारा, गवर्नर के माध्यम से, जबकि ब्रिटेन में जो सर्वोच्च संस्था है कंपनी के मामले में वह कौन सी संस्था है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। तो अब हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो पहला कानून लाया गया उनके बारे में, उनके प्रावधानों के बारे में समझेंगे। क्या लाया गया, वह लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। पहला कानून कौन सा लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए इसको हम समझते हैं। तो पहले देखा जाए कि यहाँ पर क्या है, भारत में क्या है, कंपनी का आगमन हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, शासन चला रही है, या भारतीय राजनीतिक मामले में क्या है, कंपनी का नियंत्रण हो गया है। और यहाँ पर कंपनी का जो प्रशासन है किसके द्वारा चलाया जा रहा है, गवर्नर के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से या यहाँ का प्रशासन चलाया जा रहा है। और ब्रिटेन में कंपनी का शासन कौन चलाएगा, ब्रिटेन में कुछ लोग बैठ के चला रहे हैं, कंपनी को नियंत्रित कर रहे हैं, वह कौन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है या नियंत्रक मंडल है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। अब क्या है कि पहला जब कानून लाया गया तो पहले क्या किया गया, जो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहला बदलाव किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया गया तो यहाँ का गवर्नर कौन सा है, कौन है, वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स है। बंगाल का गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग्स है। और अब इसे कहा जाएगा गवर्नर ना कहकर इसे कहा जाएगा गवर्नर जनरल कहा गया, इसे गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो पहला बदलाव हुआ। इसको गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जो था उसे क्या कहा गया, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्योंकि अब यह क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, तो जो अन्य प्रांत है, जैसे यहाँ पर क्या है, मुंबई प्रांत है, यहाँ पर मुंबई प्रांत है, और यहाँ पर स्थित है मद्रास प्रांत, यहाँ पर मद्रास प्रांत है। तो इसका क्या होगा, इन प्रांतों में इसका जो बंगाल का गवर्नर है जनरल है, अब इसका जो यहाँ का गवर्नर है और यहाँ के गवर्नर पर क्या होगा, नियंत्रण हो जाएगा। तब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो अन्य प्रेसिडेंसी हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई प्रांत है, मद्रास प्रांत है, अब इसके अधीन या सबऑर्डिनेट क्या काम करेंगे, इसके अधीन रहेंगे। और यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, पहले क्या था कि यहाँ का गवर्नर स्वतंत्र हुआ करता था, कोई भी डिसीजन लेने की में क्या है, स्वतंत्र था। अब इसको क्या किया गया कि अब यह जो डिसीजन लेगा, गवर्नर जो डिसीजन लेगा उसके लिए क्या किया गया, एक काउंसिल का गठन किया गया कि यह काउंसिल की सलाह पर, या परिषद जिसे कहा जाता है, परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो गवर्नर जनरल को अब नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर भारत में एक काउंसिल गठित की गई और कहा गया कि अब परिषद की सलाह पर भी कोई फैसला ले सकता है, गवर्नर जनरल ले सकता है। और इस काउंसिल में कितने मेंबर शामिल किए गए, 4 मेंबर शामिल किए गए, 4 मेंबर शामिल किए गए। तो और इसी एक्ट के माध्यम से कहा गया कि कलकत्ता में, यहाँ कलकत्ता में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो पहला क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा है मद्रास या बम्बई की प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के नियंत्रण में कर दिया गया। और तीसरा क्या था, गवर्नर को परामर्श देने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी की स्थापना की गई, यानी काउंसिल का गठन किया जाता। और
कलकत्ता में क्या किया गया, इसके माध्यम से एक संघीय न्यायालय बनाए की स्थापना की जाएगी। और 73 में प्रावधान किया जाता है और संघीय न्यायालय की स्थापना के कब होती है, 1774 में होती है। और इस न्यायालय के जो बनाए गए मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और इसी एक्ट के माध्यम से कहा गया जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको उपहार और घूस को रोकने को सबसे पहले प्रश्न इसी अधिनियम में दिया गया। यानी अब कोई उपहार और घूस क्या है, नहीं ले सकते कंपनी के कर्मचारी। तो इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। पहली बार नियंत्रित करने का प्रयास किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा और कुछ परिवर्तन किए गए, उस परिवर्तनों को हमने देखा। इसके अलावा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, इसमें कहा गया कि अब जिसका कंपनी में 1000 पाउंड है, 1000 पाउंड है, उन्हें कहा जाएगा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहा जाएगा, उन्हें कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहा जाएगा। अब वही क्या कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के चुनाव कर सकते। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में देखा जाए तो संख्या कितनी थी, 24 थी। तो इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार रेगुलेट करने का प्रयास किया गया कंपनी को। बढ़ते हैं दूसरे कानून की तरफ। दूसरा कानून लाया गया जिसे कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और यह कब लाया जाता है, 1781 में लाया जाता है। इसको क्या है, 1781 में लाया गया। और इस एक्ट को लाने के पीछे जो पर्पज क्या था कि जब रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1773 में जब लाया गया तो वहाँ क्या है कि जो गवर्नर था उसको क्या हुआ, सर्वोच्च वह न्यायिक मामले में चाहे न्यायिक मामला और प्रशासनिक मामला जो भी हो, वह फैसला कौन लेता था, गवर्नर लेता था। लेकिन इसी के माध्यम से जब संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी कलकत्ता में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी, तो क्या होगा कि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया कि कौन सा फैसला न्यायालय लेगा, कौन सा फैसला गवर्नर लेगा। तो यहाँ पर विभाजन या सेपरेशन ऑफ पावर का विभाजन नहीं किया गया, स्पष्ट नहीं किया गया। तो इस कारण से विवाद उत्पन्न होता है और उस विवाद को समाधान के लिए लाया गया 1781 का सुधार एक्ट, जिसमें ज़्यादा कुछ प्रावधान नहीं किए गए थे। इसमें क्या रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। यानी जो गवर्नर और जो न्यायालय था, संघीय न्यायालय था, उनके बीच जो उत्पन्न विवादों को निपटारा के लिए, विवादों के समाधान के लिए इस एक्ट को लाया गया। और इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। अर्थात अब जो यहाँ का गवर्नर जनरल है कलकत्ता का, उसे बिहार के मामले में और उड़ीसा के मामले में भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है। तो 1781 के एक्ट में बस इतना ही प्रावधान था। अब हम अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक्ट है पीट्स इंडिया एक्ट, जो कि लाया गया 1784 में। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब इसको हम समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि भारत है और भारत पर किसका शासन हो गया है, कंपनी का। कंपनी का क्या है, भारत में नियंत्रण है। कंपनी का भारत में क्या हुआ है, नियंत्रण हुआ। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर स्थापित है, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक संस्था कहाँ से कार्य कर रही है, वह ब्रिटेन में बैठकर कार्य रही है। या एक संस्था कहाँ से बैठकर कार्य कर रही है, ब्रिटेन से कार्य कर रही है। और भारत में इसका जो शासन है कंपनी का, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, गवर्नर के माध्यम से। कंपनी का शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, गवर्नर के माध्यम से चलाया जा रहा है। अब जो सबसे बड़ा बदलाव होता है वह बदलाव कहाँ होगा, ब्रिटेन में जो संस्था है उसमें बदलाव होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, पहली बार डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का प्रारंभ किया गया। डुअल सिस्टम की शुरुआत की जाती है ब्रिटेन में। अब डुअल सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जो कंपनी का नियंत्रित कर रही है कौन संस्था है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसको नियंत्रित कर रही है कंपनी को, जो कि सर्वोच्च संस्था है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सर्वोच्च संस्था है, लेकिन क्या किया गया कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर ब्रिटेन में एक नया संस्था का गठन किया जाता है। उस संस्था का नाम है बोर्ड ऑफ
कंट्रोल, उस संस्था का नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है, जो कि इसमें क्या है 6 मेंबर शामिल थे। और या 6 मेंबर क्या है जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते थे पार्लियामेंट में, उनको शामिल किया गया। तो यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रित किया जाता है। और जो कि 6 मेंबर वाली एक संस्था गठित की जाती है जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। और अब जो बदलाव हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी, जो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वह क्या करेगी, केवल व्यापारिक मामले में नियंत्रण करेगी, व्यापारिक जो मामला है उसको नियंत्रण करेगी। और जो कंपनी का जो प्रशासनिक और राजनीतिक मामला है, प्रशासनिक और जो राजनीतिक मामला है कंपनी का, वह किसके अंदर में होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर में होगा, वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर में होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए शक्तियों का विभाजन किया गया ब्रिटेन में, इस कारण से कहा जाता है द्वैध शासन या ड्यूअल सिस्टम की शुरुआत होती है ब्रिटेन में। भारत में किया गया जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई थी, हमने देखा काउंसिल बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, जिसमें 4 मेंबर थे। अब 4 मेंबर की बजाय कितना मेंबर कर दिया गया, 3 मेंबर कर दिया गया। इसमें 3 मेंबर वाली काउंसिल होगी अब। तो कुछ इस प्रकार बदलाव किए जाते हैं पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक बोर्ड 6 सदस्यीय निकाय बनाया जाता है। सैन्य राजस्व मामला सहित कंपनी के सभी राजनीतिक अधिकार मामलों में किसका पूर्ण अधिकार था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी, कंपनी के जो व्यापारिक मामला है उस पर नियंत्रण करेगी। और गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 में से घटाकर कितना कर दी गई, 3 कर दी गई। और एक बदलाव और होता है कि भारत में ब्रिटिश कब्जे वाले जो क्षेत्र हैं, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कंपनी क्या कर रही है, राजनीतिक नियंत्रण हो जाता है, भू राजनीतिक नियंत्रण हो जाता है कुछ क्षेत्रों में। तो यह क्या कहा गया, इसे कंपनी का क्षेत्र कहा जाता था, इसे कंपनी के अधीन क्षेत्र कहा जाता था। अधीन जो क्षेत्र थे, कंपनी के अधीन जो नियंत्रण में जो क्षेत्र थे, भूभाग था, वह अब क्या कहा जाएगा, उसे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाएगा, उसे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाएगा। तो इस प्रकार पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कुछ बदलाव किए जाते हैं। एक्ट के माध्यम को देखते हैं, अगला एक्ट क्या है। यहाँ पर चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 के बारे में देखेंगे। चार्टर का अर्थ होता है अधिकार, अधिकार होता है। तो इसको थोड़ा हम समझते हैं पहले। तो हमने देखा कि जब कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, के को थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं, इसके बाद हम विस्तार से प्रत्येक चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे। तो पहली बार एक चार्टर एक्ट देखा गया, लाया गया था, यहाँ पर चार्टर लाया गया, यानी एक अधिकार प्रदान, अधिकार पत्र लाया गया, वह लाया गया था 1600 ईस्वी में। और इस अधिकार के माध्यम से कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया गया, व्यापार का अधिकार प्राप्त होता है। और वह कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए। लेकिन आगे एक चार्टर एक्ट और लाया जाता है 1608 में, और उसके माध्यम से क्या किया गया कि जो कंपनी का वो 15 वर्ष के लिए भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दिया गया था, अब उसको क्या किया गया, असीमित समय के लिए कर दिया गया। असीमित समय तक क्या कर सकती है कंपनी, भारत में व्यापार कर सकती है। तो पहले क्या था, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी, उसको 15 वर्ष के लिए कहा गया कि भारत में क्या कर सकती है, वह व्यापार कर सकती है। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, कंपनी को अब कहा गया कि वह असीमित समय के लिए भारत में व्यापार कर सकती है। तो इस प्रकार शुरुआती दौर में 2 चार्टर लाए गए थे। अब क्या होगा कि आगे जब कंपनी यहाँ व्यापार कर रही थी, अब एक चार्टर, 4 चार्टर एक्ट लाए जाते हैं। पहला चार्टर एक्ट लाया गया 1793 का, 1793 का चार्टर। दूसरा चार्टर एक्ट लाया जाता है 1813 में लाया जाता है। और तीसरा चार्टर एक्ट जो लाया गया वह लाया गया 1833 में। और चौथा चार्टर एक्ट लाया जाता है 1853 में लाया गया, 1853 में लाया गया।
का अर्थ है अधिकार। तो यहाँ जो कंपनी असीमित समय के लिए व्यापार कर रही थी भारत में, जब 1793 का लाया गया तो कहा गया कि अगले 20 वर्ष तक क्या कर सकती है कंपनी, व्यापार कर सकती है। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को इसके माध्यम से 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। फिर दोबारा जब चार्टर एक्ट लाया गया 1813 का, इसके माध्यम से फिर कहा गया कि अब देखिए जो चार्टर एक्ट है 20 वर्ष बाद लाया गया, हर चार्टर एक्ट क्या है 20 वर्ष के अंतराल पर लाया गया। तो पुनः क्या कहा गया कि जो कंपनी का व्यापार है उसको पुनः 1813 में पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए पुनः इसको बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ परिवर्तन होते हैं। अब कहा गया कंपनी चूँकि जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारत में आई थी, केवल इसके जो मेंबर थे या जो कर्मचारी थे, इसके जो कर्मचारी थे उन्हीं को केवल व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। भारत में व्यापार करने का अधिकार किसको प्राप्त था? केवल कर्मचारी के सदस्यों को था। 1813 में क्या किया गया कि कंपनी को कहा गया कि जो कंपनी की मोनोपॉली थी, अर्थात एकाधिकार जो कंपनी का था उसको खत्म कर दिया जाता है। अर्थात अब अन्य सदस्य जो अन्य व्यापारी हैं ब्रिटेन के, वह भी क्या कर सकते हैं, अन्य व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी का मोनोपॉली एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन कहा गया जो कंपनी चीन और चाय के साथ, जो चीन और चाय पर क्या है कंपनी का एकाधिकार बना रहा है, कंपनी का एकाधिकार बना रहा है। लेकिन अब जो अगला लाया जाएगा 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया जाएगा, उसमें क्या है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, जो व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और फिर लाया गया एक चार्टर एक्ट 1853 लाया गया और इसमें कुछ बदलाव किए गए, आगे हम इसको समझते हैं। तो पहला जो चार्टर एक्ट लाया जाता है, चार्टर एक्ट 1793 और 1813 में क्या परिवर्तन किए गए इसको समझते हैं। तो पहला जो परिवर्तन इस एक्ट के माध्यम से किया गया, पहली बार क्या किया गया, जो यहाँ का बंगाल का क्या है गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर है, परिवर्तन क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको क्या किया गया, सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया, सर्वोच्च सेनापति का पद प्राप्त हो गया। इसके अलावा जो हमने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन किया गया था उसको क्या किया गया, आगे जो इसमें 6 मेंबर थे, 6 सदस्य थे, उनका वेतन अब किसके द्वारा दिया जाएगा, जो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व दिया जाएगा। इसके अलावा क्या परिवर्तन किया गया कि जो कंपनी का एकाधिकार है, व्यापारिक एकाधिकार है, कंपनी के अधिकार को, व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार कुछ परिवर्तन किए जाते हैं 1793 के एक्ट के माध्यम से। अब नेक्स्ट जो आता है, तो इस प्रकार गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया, उसे अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा भारत के कार्यरत ब्रिटिश सेना के वेतन का भुगतान अब किसके द्वारा दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब जो अगला एक्ट लाया गया वह है 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या परिवर्तन किया गया कि जो कंपनी का एकाधिकार है 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है, कंपनी के अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अठारह सौ तेरह में क्या किया, जो कंपनी की मोनोपॉली है, एकाधिकार है, एकाधिकार अर्थात कंपनी के व्यापारी ही भारत में व्यापार कर सकते हैं, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल कंपनी को एकाधिकार जिस पर बना रहा वह है चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का बना रहा, लेकिन बाकी अन्य मामले में एकाधिकार को
समाप्त कर दिया गया। और दूसरा परिवर्तन किया गया कि जो ईसाई मिशनरी हैं उनको भारत में धर्म प्रचार की छूट मिल जाती है। जो ईसाई मिशनरी हैं उनको भारत में धर्म प्रचार की छूट मिल जाती है। तो भारत के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन के संबंध में तथा चाय के संबंध में यह बना रहा है। तीसरा परिवर्तन होता है कि शिक्षा तथा साहित्य को प्रोत्साहित करने हेतु 1 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। तो भारत में शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अब क्या है, 1813 के माध्यम से 1 लाख का बजट पारित किया गया, यानी 1 लाख खर्च किए जाएंगे। तो इस प्रकार हमने 1793 का और 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन किया। अब जो अगला चार्टर एक्ट है वह है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या बदलाव किए गए इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो अब तक हमने 2 चार्टर एक्ट के माध्यम से देखा कि जो कंपनी का एकाधिक व्यापारिक अधिकार है उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, लेकिन आंशिक रूप से क्या किया गया, जो कंपनी का एका अधिकार है उसको कायम रखा गया। तो लेकिन जब अगला 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया जाएगा इसके माध्यम से जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार है, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः यहाँ पर पूर्णतः एक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए आंशिक रूप से कब समाप्त किया गया तो वह था 1813 का। तो अब क्या है कि जो चाय और चीन पर व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का बना था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और दूसरी बात, जो यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उससे क्या कहा गया, कहा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। उससे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, वह है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनता है। तो इस प्रकार बंगाल के गवर्नर जनरल को अब कहा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और यहाँ पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब जब यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा तो जो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है भारत का, अब वह क्या करेगा, अन्य जो मामले हैं, अन्य जैसे अन्य प्रांत है, यहाँ पर मुंबई प्रांत है और यहाँ पर क्या है मद्रास प्रांत है, तो अब क्या करेगा कि इन मामले में, इन प्रांतों के मामले में विधि बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है, विधि बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाएगा, वह होगा भारत का गवर्नर जनरल। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसकी विधायी शक्तियों को छीन ली जाती है जो मद्रास है, और जो मद्रास यहाँ पर मुंबई प्रांत है और यहाँ पर स्थित है मद्रास प्रांत। तो यहाँ पर केंद्रीकरण की शुरुआत होती है, यानी जो व्यवस्था है सेंट्रलाइज पावर का केंद्रीकरण हो रहा है। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, हमने देखा जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें जो मेंबर थे कार्यकारी परिषद थी, अब उसमें एक क्या होगा, विधि सदस्य को शामिल किया जाएगा। कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया जाएगा। अब यहीं से देखा जाए जो वर्तमान में हम विधायिका और कार्यपालिका इस प्रकार देखते हैं, तो यहीं से क्या होता है, यहीं से शुरुआत होती है विधायिका बनने की। अब क्या है, जो कार्यकारी परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य शामिल किया गया, और पहला जो विधि सदस्य था वह कौन था, मैकाले था। वह कौन था, मैकाले था। तो इस प्रकार 1833 के माध्यम से पहले क्या किया गया, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल भारत का बनता है विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनता है। इसके अलावा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, और गवर्नर जनरल की कार्यकारी एग्जीक्यूटिव में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है। वह विधि सदस्य कौन था, मैकाले था। और इसी के माध्यम, इसी के द्वारा कहा गया कि आगे एक लॉ कमीशन गठित किया जाएगा, भारतीय जो न्यायिक प्रणाली उनको संहिताबद्ध करने के लिए, कोडिफाई करने के लिए एक
क्या है, विधि कमीशन या लॉ कमीशन का गठन किया जाएगा। उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, मैकाले को। भारत को उनकी योग्यता अनुसार सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाएगा। अब अर्थात धर्म, जाति, जन्म और भूमि स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी एक्ट के माध्यम से जो दास प्रथा उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश यानी दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया गया और ब्रिटिश नागरिक को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार प्राप्त हो गया इस एक्ट के माध्यम से। तो इस प्रकार 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। अगला चार्टर एक्ट देखेंगे वह है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या बदलाव किया, गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें कार्य प्रशासनिक और विधायी कार्य को अलग किया गया। परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए। 6 में से 4 का चुनाव मद्रास, बम्बई, आगरा और बंगाल की स्थानीय सरकारों से तथा विधि का निर्माण अलग कार्य हो गया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की जाती है और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति गठित की जाएगी। तो यहाँ पर क्या बदलाव होता है, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी या काउंसिल थी, अब यहाँ पर क्या होगा, कार्यकारी और विधायी मामले को अलग कर दिया जाएगा। विधायी मामले को अलग कर दिया जाएगा। तो कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद को अलग कर दिया जाएगा। अब यहीं से इसका कार्य क्या है, प्रशासनिक मामला, और इसका कार्य क्या है, विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। तो इस प्रकार यहाँ से विधायिका जो वर्तमान में हम देखते हैं, राज्यसभा, लोकसभा देखते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। 1853 में दोनों को अलग कर दिया गया और इसमें क्या है, जो कार्यकारी में 6 सदस्य और जोड़े जाते हैं। इसमें से 6 में से कहा गया कि 4 का चुनाव होगा, कहाँ से, मद्रास, बम्बई, आगरा और बंगाल से। और इसके अलावा इसमें कहा गया जो अब क्या होगा, खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा सिविल सेवकों के लिए और इसके लिए जो गठित किया गया था 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में जो भारत का संवैधानिक विकास है उसके अंतर्गत जो कंपनी का शासन के अंतर्गत जो कानून लाए गए थे उनके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अगला जो होगा कि अब यहाँ देखेंगे जो कंपनी का शासन था, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सीधे क्राउन का नियंत्रण कैसे होता है, अब क्या करेगा, अब भारतीय मामले में सीधा नियंत्रण किसका हो जाएगा, क्राउन का हो जाएगा। तो आगे अगले पार्ट में हम ताज के शासन के अंतर्गत जो कानून लाए गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।